हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान। इंग्लिश में इसको एक्शन रिसर्च कहते हैं। पिछले एग्ज़ाम 2015 में इस टॉपिक से एक प्रश्न आया है, 2012 में प्रश्न आए हैं और 2011 में एक प्रश्न आया है। तो अभी जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूरी संभावना है इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न आ सकते हैं। ये जो टॉपिक है वो है तो बहुत इजी, आसान, लेकिन क्या है कि इसके बारे में ज़्यादा मटेरियल बुक्स में अवेलेबल नहीं है, मिलता नहीं है। तो विद्यार्थी जो तैयारी करने वाले जो हैं वो इसको या तो छोड़ देते हैं या फिर बहुत कठिन है ये सोचकर नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको आसान तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो में तो बहुत ही स्पीड से समझा रहा हूँ। और जो दूसरा वीडियो है क्लासरूम में पढ़ाते हुए, वो बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप अगर विद डिटेल तो अगर पढ़ना हो या देखना हो तो उसको ज़रूर देख लें। तो चलो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान एक तरह से रिसर्च अनुसंधान है। ये जो अनुसंधान है वो सिर्फ और सिर्फ केवल विद्यालय और विद्यालय से संबंधित समस्याओं के समाधान खोजने के लिए किया जाता है। ये जो सामान्य अनुसंधान जो होता है उससे हटकर है। सामान्य अनुसंधान जो होता है वो वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में होता है, और ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो सिर्फ और केवल विद्यालय से संबंधित होता है। विद्यालय की शिक्षा जगह की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करके स्थानीय स्तर पर समाधान करने की जो प्रणाली है उसको हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। और स्टीफन एम मोरे जो हैं, इन्होंने सर्वप्रथम इसकी संकल्पना प्रस्तुत की थी 1953 में। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान। इसमें विद्यालय के दैनिक कार्यों, शिक्षण विधियों, संगठन और संचालन की वास्तविक एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो सिर्फ विद्यालय से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है, और इसके जो समाधान है वो एक विद्यालय या स्थानीय स्तर पर ही लागू किए जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ व परिभाषा। सामान्य अर्थ इसका ये है कि विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना। जैसे प्रधानाचार्य अपने विद्यालय में सुधार करने के लिए, अध्यापक अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए, विद्यार्थी अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए। इसकी परिभाषा है पहली, स्टीफन एम मोरे की, शिक्षा में क्रिया अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सके। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ अनुसंधान है। एक परिभाषा है गुड की, इसमें इन्होंने कहा है कि शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रकाशकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। आगे हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में अंतर। मौलिक अनुसंधान जो है वो उसका विकास भौतिक विज्ञान के साथ हुआ है, और उद्देश्य जो इसके हैं वो नए सिद्धांत खोजना है। समस्याओं का क्षेत्र व्यापक होता है, संबंध सामान्य परिस्थितियों से होता है, और इसका विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है। अनुसंधानकर्ता जो है उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। सत्यों व तथ्यों की स्थापना की जाती है। रूपरेखा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं इसमें, और सामान्यीकरण का विशेष महत्व है। मतलब मौलिक अनुसंधान के द्वारा जो रिजल्ट निकल आते हैं, जो समाधान होता है, वो सामान्यीकरण होते हैं। और अनुसंधानकर्ता जो है वो एक विशेषज्ञ होता है, और अनुसंधानकर्ता का संबंधित समस्या से प्रत्यक्ष संबंध हो ये जरूरी नहीं होता है। अब हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो सामाजिक विज्ञान के साथ इसका विकास हुआ है। इसमें का उद्देश्य है वो विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना है। इसका क्षेत्र संकुचित होता है। इसका संबंध जो है विशेष परिस्थिति से होता है। मतलब इस क्रियात्मक अनुसंधान है वो विशेष विद्यालय के विशेष परिस्थिति में एक विशेष समस्या से संबंधित किया जाता है।
विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान है वो विद्यालय के स्टाफ यानी कि शिक्षक, अध्यापकों, प्रधानाचार्य के द्वारा मिलकर किया जाता है। वास्तविक समस्याओं का व्यावसायिक हल की खोज तो विद्यालय पर में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान खोजने की कोशिश की जाती है। रूपरेखा में परिवर्तन हो सकता है। सामान्यीकरण का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि विद्यालय की समस्या थी तो विद्यालय से संबंधित हमने समाधान निकाला। वो समाधान जो है, जो निर्णय लिया है, वो समस्त विद्यालय पर लागू हो ये जरूरी नहीं है। अनुसंधानकर्ता विद्यालय से संबंधित होता है, मतलब जो अनुसंधान करता है वो उसी विद्यालय का स्टाफ होता है और अनुसंधानकर्ता का उस समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है इसमें। अब हम देखते हैं इसमें क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं में किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं सामान्य शब्दों में क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र, यानी क्रियात्मक अनुसंधान में किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो स्कूल से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, शिक्षण से संबंधित समस्याएं, परीक्षा से संबंधित समस्याएं, पाठांतर क्रियाओं से संबंधित समस्याएं और विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्याएं हैं। इन समस्याओं को समाधान करने के लिए जो अध्ययन या जो अनुसंधान किया जाता है उसको हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। आगे हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। तो विद्यालय संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद हम कार्य पद्धति में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों को बढ़ाना, विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन व समाधान करना, विद्यार्थियों व शिक्षकों के दोषों की जानकारी देकर सुधार करना, पाठ्यक्रम को वास्तविकता से जोड़कर स्थानीय आवश्यकता के अनुकूल बनाना, विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक और अध्यापकों को कर्तव्य के प्रति जागरूक करना, विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके उत्तम बनाने का अवसर प्रदान करना। मैं बहुत स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसमें कुल मिला के हम ये देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान के जो उद्देश्य हैं वो विद्यालय से संबंधित समस्याओं को समाधान करने के प्रति अग्रसर बढ़ने के लिए किए गए प्रयास जो हैं वह इसमें उद्देश्य के रूप में शामिल होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। तो विशेषताएं जो इसकी है कि विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियों का सामाजिक परिस्थितियों में क्रिया अनुसंधान होता है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो विद्यालय की जो वास्तव में जो परिस्थिति है उसका वो विद्यालय जिस समाज या जिन सामाजिक परिस्थितियों में स्थित है उसके संदर्भ में अध्ययन करता है। क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान एक परिस्थिति पर केंद्रित होता है, यानी समस्त परिस्थितियों पर केंद्रित न होकर सिर्फ एक ही समस्या पर फोकस करता है। फिर उस एक परिस्थिति की संपूर्ण परिस्थिति पर केंद्रित होता है, न कि परिस्थिति के एक अंश पर। उसके बाद अन्य परिस्थितियों से किसी प्रकार का सामान्यीकरण स्थापित नहीं करता है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये स्थानीय स्तर पर विद्यालय से संबंधित समस्या का समाधान किया जाता है, यानी वो जो समाधान किया है वो हम दूसरे विद्यालय पर या दूसरी परिस्थितियों में या दूसरी जगह पे उसे लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो वहाँ पर लागू करने पर उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो। विभिन्न प्रकार की सामग्री और सूचनाओं के एकत्रित करने के लिए साधनों का निर्माण होता है। इसमें शोधकर्ता के मस्तिष्क में यानी शिक्षक के स्वयं में सुधार करने का विचार सदैव उपस्थित रहता है। शोधकर्ता परिणामों को कार्यान्वित करने के प्रारंभ से लेकर अंत तक सक्रिय भाग लेता है। प्रगति की मात्रा को निश्चित करने का प्रयास होता है और विद्यालय के शिक्षक, प्रकाशक, निरीक्षक एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। विद्यालय में के समय उद्देश्यों में परिवर्तन, नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण और परीक्षण किया जा सकता है। ये क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं हुई। अब हम देखते हैं आगे क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व, कि आखिर इसको करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला, इसमें कार्यप्रणाली में संशोधन और सुधार होता है, यानी विद्यालय की जो कार्यप्रणाली जो है परंपरागत तरीके से जो चली हुई आ रही है उसमें हम संशोधन कर सकते हैं और सुधार किया जा सकता है। जनतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना होती है। परंपरागत वातावरण की समाप्ति, यानी जो प्राचीन काल से जो शिक्षा जो है उसका स्वरूप शिक्षक केंद्रित है, अभी वर्तमान में हम उसको बाल केंद्रित शिक्षा कह रहे हैं, तो वो परंपरागत वातावरण जो है उसकी समाप्ति करके बाल केंद्रित वातावरण निर्माण किया जा सकता है।
फिर दैनिक अनुभवों को संगठित करने के लिए ये प्रेरित करता है। समस्याओं का व्यवहारिक समाधान बताता है, यानी जो समस्याएं हैं उनका ऐसा समाधान बताता है जो व्यवहारिक होता है, मतलब और वास्तविक होता है, जिसको हम लागू कर सकते हैं आसानी से। पाठ्यक्रम को समाज के अनुकूल बनाने में सहयोग करता है। विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावपूर्ण आयोजन, क्रियाएं का मतलब है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, इनको हम प्रभावपूर्ण तरीकों से विद्यालय में किस तरह से इनका आयोजन कर सकते हैं। फिर नवीन परिस्थितियों का सामना करने में सहायक, यानी विद्यालय में शिक्षण का कार्य के दौरान आने वाली विभिन्न प्रकार की नई नई समस्याओं का सामना करने के लिए सहायक होता है। इसमें विद्यालय के स्टाफ और विद्यार्थियों के बीच में पारस्परिक प्रेम, सहयोग व सद्भावना का विकास होता है। उसके अलावा इसमें मूल्यांकन में परिवर्तन और सुधार करने के लिए ये प्रोत्साहित करता है। तो ये हो गए हमारे क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व। आगे देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के गुण व दोष। इसके गुण बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है और वास्तव में ये व्यवहारिक है और इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकते हैं और विद्यालय में भी लागू कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके गुणों की बात करते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो प्रयोगात्मक अध्ययन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये विद्यालय से संबंधित समस्या का वास्तविक हल खोजकर बताता है और प्रैक्टिकल है बिल्कुल, जो लागू किया जा सकता है। वास्तविक परिवर्तन पर आधारित है ये। केंद्रीकरण का अंत, यानी इसमें जो सत्ता जो है या जो पावर जो है वो एक के पास नहीं रहती है, विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर जोर देता है ये। समस्या समाधान द्वारा उन्नति करता है। वास्तविकता के अनुरूप निरंतर परिवर्तन करता है ये। और समाधान समझने में सरल व व्यवहारिक होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा जो भी समाधान निकल के आते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और जिसको आसानी से समझकर हम लागू कर सकते हैं। और व्यवहार में परिवर्तन से पहले विचार व दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है यह। अब इसके दोष तो बिल्कुल नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इसके अवगुणों के बारे में बताया जा रहा है। पहला इसका है श्रेष्ठता व उत्तम गुण का अभाव, क्योंकि ये जो अनुसंधान है वो शिक्षक या विद्यालय से संबंधित स्टाफ मिलकर करता है, जो कि रिसर्च स्कॉलर नहीं होते, मतलब अनुसंधान करता, तो इसलिए इसमें श्रेष्ठता का अभाव पाया जाता है। फिर वैज्ञानिक विधि से अनभिज्ञ, शिक्षक जो होता है वो पढ़ाने में माहिर होता है, उसने शिक्षण कैसे करवाया जाए इसका प्रशिक्षण लिया होता है, न कि अनुसंधान करता है, तो इसलिए वो वैज्ञानिक विधि से अनभिज्ञ रहता है। फिर शिक्षक जो अनुसंधान करता होता है वो इसके अंदर अपने व्यक्तिगत जो कारक होता है उनको अलग करने में असफल रह पाता है, यानी समाधान खोजने में वो अपनी व्यक्तिगत राय जो है उसको भी जोड़ देता है, तो ये एक तरह से इसका अवगुण होता है। फिर एक विद्यालय की विशेष परिस्थिति में एक विशेष समस्या का ही अध्ययन कर पाता है, मतलब ये है ना, छोटे स्तर पर सिर्फ एक विद्यालय और एक विद्यालय की एक परिस्थिति का ही अध्ययन कर पाता है, ये इसका अवगुण है। और दूसरा ये है कि इससे शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के पद या सोपान, यानी क्रियात्मक अनुसंधान को पूरा करने के लिए हम को किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। तो इसके कुल 7 पद हैं या चरण हम कह सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे पहले समस्या का ज्ञान, यानी विद्यालय हमारे विद्यालय में किस तरह की समस्या उपस्थित है उसका हमें ज्ञान मतलब पता करना पड़ेगा। फिर प्रस्तावों पर विचार विमर्श, अब उस समस्या जो है तो उसके समस्या क्यों है उसके कारणों को समझेंगे और कारणों को समझकर उसको कैसे हटाया जा सकता है उससे विचार विमर्श करेंगे। अब विचार विमर्श करके उन जो समाधान करने की जो योजनाएं आई है उसमें से किसी एक योजना का चयन करेंगे और उस योजना के अनुसार उपकल्पना का निर्माण करेंगे। और उपकल्पना का निर्माण करने के बाद हम योजना कार्यान्वयन के दौरान तथ्य संग्रहण करने की विधियों का निर्माण जो चौथे चरण में करना पड़ेगा, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। अब जब योजना कार्यान्वयन मतलब क्रियान्वित हो रही है, योजना लागू कर दी गई है, तो उसके दरमियान हम प्रमाणों का संकलन करेंगे, यानी योजना कितनी सफल हो रही है या कितनी असफल हो रही है इसके बारे में तथ्य जुटाएंगे। उसके बाद हम उन तथ्यों को बारीकी से अध्ययन करके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि योजना सफल हुई या असफल हुई। और लास्ट 7वां चरण होगा परिणामों की सूचना, यानी वो जो हमने निष्कर्ष निकाला उसकी सूचना आप दूसरे लोगों को, दूसरे विद्यालय को देना या उपलब्ध
करवाना। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं विस्तृत। समस्या का ज्ञान यानी उपस्थित समस्या को अच्छी तरह समझने के लिए शिक्षक और प्रधानाचार्य उसके संबंध में विचार व्यक्त करके वास्तविक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावों पर विचार विमर्श यानी उस समस्या के कारणों को जानकर उसके समाधान के लिए कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, उस पर विचार। अब जो कार्य किए जा सकते हैं, जो विचार आए, उनमें से किसी एक का चयन और उसके संबंधित उपकल्पना का निर्माण। तो उपकल्पना का निर्माण करते वक्त हमें मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना होता है: समस्या समाधान की योजना, योजना का परीक्षण और योजना का उद्देश्य। चौथा चरण अपना है तथ्य संग्रहण की विधियों का निर्माण, यानी कार्यान्वयन करने के बाद तथ्य संग्रहण किस तरह से होगा, इसकी योजना का निर्माण करना पड़ेगा। फिर है योजना कार्यान्वयन व प्रमाणों का संकलन। अब जो योजना लागू कर दी गई है तो उसकी सफलता या असफलता के संबंध में प्रमाण या तथ्यों को हम संकलित करेंगे, उससे मिलने वाले परिणाम। अब उनका अध्ययन करके हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और उस निष्कर्ष जो है उसकी सूचना हो, उस परिणामों की हम सूचना दूसरे व्यक्ति या दूसरे विद्यालयों को उपलब्ध करवाएंगे। इस तरह से ये हमारा क्रियात्मक अनुसंधान पूरा होता है 7 चरणों से गुजरकर। इसके कुछ प्रश्न यहाँ पे बताए गए हैं। पहला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान से कौन सी समस्या हल की जा सकती है। पहला है समाज की बुराइयाँ, विद्यार्थियों में धूम्रपान की लत, नगर कस्बे की गंदगी, उपरोक्त सभी। मुझे उम्मीद है आप सब ने अपना उत्तर चयन कर लिया होगा। तो इसका उत्तर है ब, यानी विद्यार्थियों में धूम्रपान की लत। मैंने पढ़ाते हुए आपको बीच बीच में 2-3 बार बताया है कि क्रियात्मक अनुसंधान है वो सिर्फ और सिर्फ विद्यालय से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए है। तो समाज की बुराई और नगर कस्बे की गंदगी विद्यालय से संबंधित नहीं है। विद्यार्थियों में धूम्रपान की लत जो है वो विद्यालय से संबंधित एक समस्या है, तो उसका अध्ययन इसमें करके समाधान किया जा सकता है। यह ब राइट है और इसके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी दी गई है। ये दैनिक कार्यों, शिक्षण विधियों, संगठन और संचालन की वास्तविक व व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये बताना है कि क्रियात्मक अनुसंधान है वो मौलिक अनुसंधान से किस प्रकार से अलग है, भिन्न है। तो पहला है इसका अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, यानी क्रियात्मक अनुसंधान शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है यह प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है और चौथा है यह न्यायादर्श पर आधारित होता है। तो इसका उत्तर जो है वो अ होगा, क्योंकि मैंने बताया आपको शुरू से कि क्रियात्मक अनुसंधान है वो विद्यालय से जुड़ा हुआ होता है। तो अध्यापक, शैक्षणिक प्रबंध और प्रशासकों के द्वारा जो किया जाएगा वो सिर्फ क्रियात्मक अनुसंधान होगा, और मौलिक अनुसंधान है वो किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, शिक्षक के द्वारा भी किया जा सकता है। ये इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या की गई है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छी तरह से नोट भी कर सकते हैं आपकी नोटबुक में। क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग का श्रेय जाता है। तो हमने बताया है आपको इसमें कि 1953 में स्टीफन मोरे की एक पुस्तक आई थी, उसके अंदर इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन कोरे। ये इनकी पुस्तक का नाम है, विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान। 1953 में आई थी और इसकी जो शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुई है सर्वप्रथम। नेक्स्ट देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। प्रश्न को अच्छी तरह समझे, समाधान नहीं किया जाता है ये पूछा है। तो बाल व्यवहार से संबंधित समस्या, तो बाल व्यवहार से संबंधित समस्या जो है वो विद्यालय की समस्या है, मतलब क्रियात्मक अनुसंधान में समाधान होता है। परीक्षा से संबंधित समस्या, यानी परीक्षा से संबंधित समस्या विद्यालय से संबंधित परीक्षा है, यानी इसका भी समाधान होता है। विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्या, तो इसमें विद्यालय से संगठन और प्रशासन और प्रबंध की बात की गई है, तो ये भी समस्या जो है वो इसमें किया जाता है। और हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि नहीं किया जाता है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इन तीनों का अध्ययन और समाधान किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा द। ये इसका व्याख्या की गई यहाँ पर।
पांचवा प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया क्रियात्मक अनुसंधान के 7 पद, सोपान या चरण होते हैं। तो आपको बताना है उस 7 चरण में सबसे पहला पद या चरण कौन सा है। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपना उत्तर चयन कर लिया होगा। तो इसका आंसर है अ, समस्या का ज्ञान। ये अपना पहला है और ये 7 चरण कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। और आपको लगा होगा कि बहुत स्पीड में सर ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन बहुत लंबा हो रहा है। 44-42 मिनट का वीडियो हो रहा था, तो मैंने इसको शॉर्ट करके बहुत कम समय में पूरा करने की कोशिश की है। बहुत ही जल्दी वो पूरा बड़ा वीडियो जो है डिटेल में अच्छी तरह से समझाया है, हर पॉइंट को वो अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।